हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज उमेश और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम। तो बच्चा पार्टी, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही कम टाइम में पूरे लेक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हैं वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए जो कि 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं वो वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूंगा। लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स के थ्रू आप लोगों को देने की कोशिश करी है, यानी कि ये आपको हेल्प करेंगे एक परफेक्ट नोट्स की तरह, जो कि आप एग्जाम से ठीक पहले अगर रिवाइज करते हैं तो सारी की सारी चीजें आप इसमें कवर कर पाओगे और कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो चलिए, प्लांट किंगडम देखिए। सबसे पहले प्लांट किंगडम की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट किंगडम को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हमारा आता है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स यानी कि जिसको हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद आता है टेरिडोफाइट्स, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म और लास्ट में आता है हमारा एंजियोस्पर्म। तो कुल मिलाकर के प्लांट किंगडम के अंदर 5 कैटेगरीज आती हैं जिनको हमने प्लांट किंगडम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले थैलोफाइट्स से, तो थैलोफाइट्स को हम लोग एल्गी बोलते हैं। सिंपली अगर हम लोग इसको देखें तो हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। अभी आप इनके बारे में कुछ भी समझने की कोशिश ना करें, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन ये मैंने कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले अगर हम थैलोफाइट्स यानी एल्गी की बात करें तो इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले की तो ये जो हमारे एल्गी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद इनको अगर हम देखें बॉडी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल का मतलब ये है कि ना तो इनके पास में कोई भी रूट होती है, ना ही कोई इनके पास स्टेम पाया जाता है और ना ही इनके पास में कोई लीफ पाई जाती है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। दूसरी कहानी, ऐसी बॉडी को जिसके पास में ना कोई रूट है, ना ही कोई स्टेम है और ना ही कोई लीफ पाई जाती है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं थैलॉइड यानी कि थैलस। तो इनकी बॉडी भी जो होती है वो थैलॉइड होती है और लार्जली एक्वेटिक ये होते हैं, यानी कि ज्यादातर ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। और पानी भी आपको फ्रेश और मरीन यानी कि फ्रेश पानी और मरीन यानी समुद्र के पानी दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह आती है कि ये हमें मॉइस्ट सॉइल और स्टोन यानी कि गीली मिट्टी और पत्थरों पर भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि एल्गी जो होते हैं वो एसोसिएट कर सकते हैं हमारे फंगस यानी फंजाई के साथ और स्लोथ बियर के साथ। यानी कि अगर हमारा कोई भी एल्गी अगर एसोसिएशन कर रहा है फंगस के साथ तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइकेन। यानी कि लाइकेन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फंगस और एल्गी दोनों मिलकर के बनाते हैं। दूसरी कहानी, हमारा जो एल्गी होता है वो स्लॉथ बियर के ऊपर भी रह सकता है। स्लॉथ बियर आप लोग अगर चेक करेंगे गूगल पे तो आपको एक बहुत ही क्यूट सा बियर दिखाई देगा जो कि पेड़ों पे रहता है और बहुत ज्यादा सुस्त होता है, लेकिन उसकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन कलर की आपको दिखाई देगी, जो कि बेसिकली आपके एल्गी की वजह से होती है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, जो एल्गी का साइज और जो फॉर्म होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, यानी कि इनका आपको साइज बहुत छोटा भी देखने को मिल सकता है और आपको बहुत बड़ा साइज भी इनको देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक एल्गी होता है जिसका नाम होता है कैल्प, जो कि 100 मीटर लंबा भी हो सकता है, यानी कि यहां पर आपको साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तीसरी कहानी आती है बेटा, एल्गी जो होते हैं वो कम से कम 50% CO2 फिक्सेशन अर्थ के ऊपर करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जितना भी CO2 फिक्सेशन होता है उसका लगभग लगभग 50% यानी आधा जो CO2 फिक्सेशन होता है वो अकेले एल्गी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है CO2 फिक्सेशन की। दूसरा, जो 70 स्पीसीज मरीन एल्गी की ऐसी होती हैं जिनको हम खाने के रूप में यूज करते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर से जो एल्गी मिलते हैं उनमें से लगभग लगभग 70 स्पीसीज ऐसी हैं, 70 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम लोग खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आपको पता ही होगा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट यानी कि जो स्पेस में लोग ट्रेवल करते हैं, वो अपने साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं ले जा सकते, तो वो वहां पर प्रोटीन के लिए भी बहुत सारी टैबलेट्स का यूज करते हैं जो कि हम लोग एल्गी से बनाते हैं। दूसरा, अगर आप देखो तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि वाटर को रोक कर रख सकते हैं, जिसमें कि आपका आता है एल्जिन। एल्जिन जो हमें मिलता है वो मिलता है ब्राउन एल्गी से, और आपका जो कैरेजिन होता है वो मिलता है हमें रेड एल्गी से, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगली कहानी की बात करें तो अगार एक और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि एल्गी से हमें मिलती है। अगार जो होता है वो यूज किया जाता है कॉमर्शियली किस चीज के लिए, सॉलिडिफाइंग एजेंट है ये, यानी कि किसी भी चीज को सॉलिडिफाई कर सकता है। जैसे कि साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं, अगर कोई भी वो बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं, जो जो बैक्टीरी प्लेट होती है जिसके अंदर वो जो मीडियम रखते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, उस मीडियम को सबसे पहले सॉलिडिफाई करना पड़ता है। अगर आप उस मीडियम को सॉलिडिफाई नहीं करेंगे तो आपका बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगार का उस वहां पर भी यूज किया जाता है। और ये जो अगार होता है ये हमें मिलता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो कि दोनों के दोनों हमारे आते हैं रेड एल्गी के अंदर। अगली कहानी पे चलते हैं। जो एल्गी होता है इसको हम यूज कर सॉरी अगार जो होता है इसको हम यूज करते हैं आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जाता है। ये तो बात हो गई कॉमन हमारे एल्गी के बारे में। अगर हम देखें एल्गी को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, अगला आता है हमारा फियोफाइसी जिसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी, और लास्ट आता है रोडोफाइसी जिसको बोलते हैं हम लोग रेड एल्गी। अब जैसे कि मैंने बोला क्लोरोफाइसी को ग्रीन बोलते हैं, तो ग्रीन इसको किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो आपका ग्रीन होता है। अगर फियोफाइसी की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो हमारे पिगमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथ्रिन, यानी कि ये 3 मेन पिगमेंट है जो कि हमारे पाए जाते हैं फियोफाइसी में। लास्ट आता है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंदर हमारा क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है और फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। और अब एल्गी के सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बेटा इसके एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। देखो जरा एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूं ग्रीन एल्गी की, तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कारा, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और वोल्वॉक्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज यहीं पे मेंशन करके बता देना चाहता हूँ, कुछ एल्गी हमारे ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं और कुछ एल्गी हमारे ऐसे होते हैं जो कि कॉलोनी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स लिखा है ये दोनों के दोनों हमारे फिलामेंटस एल्गी होते हैं, और जो आपका वोल्वॉक्स होता है ये कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी कि ये कॉलोनी में यानी कि अपना एक कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी के अंदर ये रहते हैं। अगला अगर हम देखें फियोफाइसी को, तो फियोफाइसी के जो एग्जांपल है वो है डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस और सारगासम। रोडोफाइसी के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं पोरिफायरा, जिलेडियम, पॉलीसिफोनिया और ग्रेसिलेरिया। तो ये तो बात हो गई हमारे थैलोफाइट्स यानी कि एल्गी की। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थैलोफाइट और ब्रायोफाइट्स की कॉमन होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था एल्गी के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सिंपल होते हैं और थैलोइड इनका स्ट्रक्चर होता है। सेम कहानी यहाँ पर भी फॉलो होती है, इस वजह से मैंने ये रिपीट नहीं की रही है। ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि प्लांट किंगडम में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि वो सारे के साथ एक ऑटोट्रॉफिक होते ही होते हैं। दूसरी कहानी, ये भी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सिंपल होता है, यानी कि इनके पास भी कोई रूट, स्टेम या फिर लीफ नहीं पाई जाती है। लेकिन यहां पर आपको रूट जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर और लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, यानी कि ये ऐसे प्लांट हैं जो कि एम्फीबियंस कहलाए जाते हैं। अब एम्फीबियंस का आपको मतलब पता होगा, एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। दूसरी कहानी, ये आपके मिट्टी पर भी यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं, इसी वजह से पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, इसी वजह से इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। लेकिन जमीन पर रहने के साथ साथ इनको पानी की जरूरत पड़ती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो मैंने 4 लिखा है ना, ये 4 वैसा नहीं है, यहाँ पे 4 जगह कम होने की वजह से मैंने 4 वैसे लिख दिया है मैथमेटिक्स में। तो पानी की जरूरत पड़ती है इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि बिना पानी के ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट आता है बेटा जो थैलस होता है ब्रायोफाइट्स का। अगेन मैं आपको बता रहा हूं थैलस किसे कहते हैं, ऐसी बॉडी जिसके अंदर आपकी सेल्स अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है, यानी कि आपकी सेल्स ने यानी कि ना तो उसके अंदर कोई लीफ है, ना ही स्टेम है और ना ही कोई आपका रूट देखने को मिलेगा, ऐसी बॉडी को हम लोग थैलस बोलते हैं। तो इसका जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। अब प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट ये मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, हालांकि एनसीईआरटी में लाइन है और ये चीजें हमें समझ नहीं आती हैं। देखिए प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी पड़ा हुआ, यानी कि इस तरह से, अगर ये मैं दिखा पा रहा हूं आपको, ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, खड़ा कर दूं, तो इसको मैं बोलूंगा इरेक्ट। यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो आपके पड़े हुए भी हो सकते हैं और आपके खड़े हुए भी हो सकते हैं। दूसरी कहानी, यहाँ जो अटैच होते हैं, ये सॉइल से जो अटैच होते हैं, इनके पास में पाया जाता है यूनिसेल्युलर या फिर मल्टी सेल्युलर राइजोइड। राइजोइड क्या होते हैं, ये भी कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग राइजोइड बोलते हैं।
अब यहां पर देखने को मिलेगा जो यूनिसेल्युलर राइजोइड होते हैं वो आपके मिलते हैं लीवरवर्ट्स में देखने के लिए, और जो मल्टीसेल्युलर राइजोइड होते हैं वो मिलते हैं आपके मॉसेस में देखने के लिए। अगला पॉइंट हमारा ये आता है, जो प्लांट बॉडी होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो इसकी गैमेटोफाइट होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। दूसरी कहानी होती है जो सैप्रोफाइट होता है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि जो इसकी पूरी बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि गैमेटोफाइट होती है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन जो सैप्रोफाइटिक होता है यानी कि स्पोरोफाइटिक होता है, सॉरी, वो स्पोरोफाइटिक आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पोरोफाइटिक जो स्टेज आती है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब अगर हम देखें आगे तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, एक एग्जाम्पल आता है जिसको बोलते हैं स्फैग्नम, और स्फैग्नम से हमें मिलता है पीट। पीट को हम लोग पहले यूज करते थे एक फ्यूल के रूप में, और अब इसको यूज किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, यानी कि चीजों को पैक करने के लिए। ये क्या होता है, जो पीट होता है ये वाटर को अंदर आने से रोकता है, यानी कि एक तरह से एक लेयर बना देता है, एक कवरिंग बना देता है, जिससे कि वाटर अंदर नहीं आ पाता है। अब इसको अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक आता है हमारा लिवरवर्ट्स और एक आता है हमारा मॉसिस। लिवरवर्ट्स के कुछ एग्जांपल है जिसका नाम है रिसिया और मार्केंशिया। मॉसिस के एग्जांपल है आपके पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तीसरी कहानी आती है हमारी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल और फंस के, हालांकि वही चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी कि ये भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे भी रिपीट होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, देखिए इनका जो यूज होता है वो मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है। जैसे कि आपको पता है जो सबसे पहले एक तरह से दवाई दी गई थी, जो आपको पता होगा, जब श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा था, तो एक वैद्य थे जिन्होंने बोला था कि अगर इनको संजीवनी बूटी ला करके दे दी जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेंगे। तो वो जो संजीवनी बूटी होती है वो हमारी टेरिडोफाइट्स के अंदर आती है, जिसका नाम होता है सैलाजिनेला। तो यहाँ पर इसका यूज जो है टेरिडोफाइट्स का, वो मेडिसिन में भी यूज होता है, ऑर्नामेंटल में भी यूज होता है, और ये सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं। सॉइल बाइंडर का मतलब होता है मिट्टी को पकड़ के भी रखते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा, ये हमारे ऐसे प्लांट थे जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, यानी कि पूरी तरीके से जमीन पर रह सकते थे क्योंकि इनके पास में वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। तीसरी कहानी ये आती है बेटा, लेकिन इनको भी जरूरत पड़ती है फाउंड इन, ये भी कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस, यानी कि इनको भी जरूरत पड़ती है पानी की। एक कंडीशन इनके अंदर भी ऐसी आती है जिसके अंदर पानी की इनको रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। दूसरा, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, लेकिन और इनके पास में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी पाए जाते हैं। दूसरी कहानी ये है बेटा, इनकी जो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक कंडीशन होती है ये दोनों की दोनों फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कोई सी भी स्टेज किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होती। जो गैमेटोफाइट होती है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, यानी कि दोनों की दोनों अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, जो लीव्स होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर वो दो प्रकार की होती है। एक होती है छोटी पत्तियां, छोटी लीव्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल, और एक होती है हमारी बड़ी पत्तियां यानी कि लार्ज, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफिल। दूसरी कहानी बेटा, स्पोरेंजिया अगर किसी लीफ के पास पाया जाएगा तो उस लीफ को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। अभी स्पोरेंजिया क्या होता है, देखिए स्पोरेंजिया एक बैग होता है, जैसे कि पोलन का जो बैग होता है उसको पोलन सैक बोलते हैं, ऐसे ही पोलन सैक, पोलन जो होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं तब उनको पोलन बोला जाता है, लेकिन पोलन से पहले वो भी स्पोर ही होते हैं। तो जो स्पोर को रखता है बैग उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। बाद में यही स्पोरेंजिया का नाम चेंज होकर के पोलन सैक बन जाता है, और आपके स्पोर का नाम चेंज होकर के पोलन बन जाता है, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। बेटा टेरिडोफाइट्स को अगर हम देखें तो फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, हालांकि इनके बारे में डिटेल अब हमें नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टेरिडोफाइट में सबसे पहला आता है बेटा सिलोप्सिडा, और इसका एग्जांपल है आपका होर्नियोफाइटोन। दूसरा आता है आपका लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है सैलाजिनेला, जो कि मैंने आपको बताया था संजीवनी बूटी। तीसरा आता है सिफेनोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है आपका इक्यूसिटम, और टेरोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है आपका ट्रायोप्टेरिस। ट्रायोप्टेरिस यानी कि आपके टेरिडोसिडा का एग्जांपल। ये आपकी बात हो गई टेरिडोफाइट्स की। अगर हम लोग अगली कहानी पे चलें तो अगला आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। हालांकि जिम्नोस्पर्म को हमने किसी भी कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया हुआ है। इसके एग्जांपल जो आपको पढ़ने को मिलते हैं वो मिलता है पाइनस और साइकस। थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर देखें तो देखिए जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि इसके अंदर ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जिनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है, यानी कि सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग यानी फ्रूट नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ सीड पाया जाता है। तो यहाँ पे ओव्यूल्स जो होता है, बेसिकली ओव्यूल्स ही वो चीज होती है, यानी ओव्यूल्स जो होता है वो ही बाद में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है आपके सीड में। तो जो ओव्यूल्स होता है वो एनक्लोज्ड नहीं होता,
ओवरी की वॉल से। कहने का मतलब मेरा ये है कि ओव्यूल के ऊपर कोई भी ओवरी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब जो आपका ओव्यूल होगा ये बाद में जाकर के सीड बनाएगा, लेकिन सीड के ऊपर जो ओवरी होती थी यही कन्वर्ट होती है फ्रूट में, लेकिन ओवरी यहां पर है ही नहीं तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। तो जो आपका सीड होगा वो नेकेड होगा। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, यानी कि नेकेड सीड्स आर फाउंड। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, इसके अंदर जो आते हैं श्रब्स यानी कि झाड़ियां आती हैं कुछ, और कुछ मीडियम और टॉल ट्रीज आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका नाम है सिकुआ। सिकुआ इतना बड़ा पेड़ है, अगर आप गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो इतना बड़ा पेड़ है, अगर वो रोड के बीच में आ जाए तो हम उसको काटते नहीं है बल्कि उसके बीच से ही रोड को बना देते हैं। आप गूगल पे जाइए, इसको सर्च करना जरूर, आपको मिलेगा। तीसरा क्या था बेटा, अगर देखिए इतना बड़ा कोई पेड़ है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको सिकुआ बहुत काफी बड़ा पेड़ होता है, इसकी लंबाई काफी मीटर तक हो सकती है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें कैसी रूट चाहिए, इसको चाहिए हमें टैप रूट। टैप रूट आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी भी, रूट हमारी 3 तरह की होती है। तो जो टैप रूट है वो यहां पर मिलती है ताकि इसको अच्छे से सपोर्ट मिल सके। अगला आता है बेटा, जैसे कि मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म में पाइनस और साइकस, दो एग्जांपल आपको याद करने हैं। जो पाइनस होता है ये एसोसिएट कर जाता है फंजाई के साथ, यानी कि जो पाइनस की रूट होती है वो एसोसिएशन कर लेती है आपके फंगस के साथ और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। माइकोराइजा आपको फंगस में भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फंजाई में भी ये पॉइंट वहां पर आता है। लेकिन यहां पर भी इसको पढ़ लीजिए कि पाइनस जो होता है उसकी रूट एसोसिएशन कर लेती है फंजाई के साथ और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। दूसरी कहानी जो साइकस होता है, इसकी जो रूट होती है वो एसोसिएशन कर लेती है साइनोबैक्टीरिया के साथ और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं कोरोलॉइड रूट। यानी कि दो तरह की रूट हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, एक मिलता है हमें माइकोराइजा और एक देखने को मिलता है हमें कोरोलॉइड रूट। एग्जांपल जैसा कि पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको जिम्नोस्पर्म में पाइनस। तो लास्ट आता है हमारा एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट प्लांट माना जाता है। इसके पास में ट्रू रूट भी होती है, ट्रू स्टेम होता है, ट्रू लीव्स पाई जाती हैं। इसके जो आपकी सीड होता है वो भी पूरी तरह से कवर होता है फ्रूट से, यानी कि फ्लावर भी देखने को मिलता है, फ्रूट भी देखने को मिलता है, सीड भी देखने को मिलता है। सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में, जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा मोनोकोट और एक होता है हमारा डाइकोट। सॉरी, यहाँ पर मोनोकोट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, इसको मोनो MONOCOT कर लेना, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में। मोनोकोट और डाइकोट। और ये जो एंजियोस्पर्म होता है बच्चों, इसको हम ना अलग से पढ़ते हैं। इसके लिए हमारी एनसीईआरटी में दो चैप्टर है। एक होता है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये दो चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म को ही पढ़ना पड़ता है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को ही पढ़ना पड़ता है। हालांकि देखिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि इतनी सारी चीजों को इतने कम समय में आप तक पहुंचाना, इसमें काफी मेहनत लगी है और मैं जानता हूं हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए हो, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर है बच्चा, अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा इस चैप्टर में लगेगा ही लगेगा आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इसका पूरा डिटेल वीडियो वो आपको मिल जाएगा, जो कि हेल्प करेगा आपको नीट में 11th में आपके एग्जाम्स के लिए। लेकिन फिलहाल में अगर आप रिवीजन के तौर पे इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो ये जो चीज है, ये जो नोट्स हैं, इनको आप एक बार देखिए। सारे के सारे मैंने जो पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं इसके अंदर। ये तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।